वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल के जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सारे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो जर्नल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं जर्नल का दैट इज़ एक्सपेंसेस और इनकम्स of past, present and future। ठीक है जी, तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट को। सपोज रेंट पेड ₹2000, तो हमारी एंट्री क्या होएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 2000 हमारा हमने रेंट पे कर दिया फॉर रेंट पेड। ठीक है जी। अब मान लो यही स्टेटमेंट है, मैं कहती हूँ रेंट ड्यू but not paid for ₹2000। रेंट ड्यू है पर अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये हमारा जो है अमाउंट, अभी हमारा रेंट बनता है देना लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये हमारा पास से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अगर हम रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, लेकिन हमने रेंट पे नहीं किया क्योंकि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और हमारा एक्सपेंडिचर है, तो रेंट अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास से कैश नहीं गया, तो क्रेडिट हमें किसे करना चाहिए? उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसको हमने रेंट देना है। बट हमने जब रूल्स किए थे तब हमने ये कहा था कि जब नॉमिनल अकाउंट की बात आ जाती है, जहाँ पर नॉमिनल अकाउंट की बात आ जाती है वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल जो नेम होते हैं वो मेंशन नहीं करते। वहाँ पे पर्सनल अकाउंट की जगह आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपका क्या होएगा? टू रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, फॉर या बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, लेकिन अगर रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर ₹1000, हमने अगले साल के लिए रेंट पे कर दिया 1000, अब हमने एडवांस में पे कर दिया, हमारे पास से कैश तो गया टू कैश तो चला गया, कितना 1000 का, चाहे अगले साल के लिए गया लेकिन रेंट कैश चला गया हमारे पास। लेकिन रेंट हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं था, इस साल का हमारा एक्सपेंडिचर नहीं था, ये अगले साल का एक्सपेंडिचर है जो हमने एडवांस में कर दिया। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे प्रीपेड रेंट। यहाँ पर भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ये जैसे आउटस्टैंडिंग आपका रिप्रेजेंटेटिव था वैसे ही एडवांस को रिप्रेजेंट करता है प्रीपेड, तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर और बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, इसी तरह से इनकम्स की बात करते हैं। सेम ही चीज हमारी इनकम की होती है। सपोज सैलरी रिसीव्ड, सैलरी ₹5000 रिसीव्ड। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू किसके अगेंस्ट आया? सैलरी के अगेंस्ट, सैलरी अकाउंट।
5,000। ठीक है जी। फिर मेरे पास है जी सैलरी ड्यू बट नॉट रसीव्ड। जैसे हमारा था ड्यू बट नॉट पेड, उसे हमने कहा था आउटस्टैंडिंग, वैसे ही ड्यू बट नॉट रसीव्ड इसे हम कहेंगे अक्रियूड। ठीक है, अब हमें कैश मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, सैलरी क्योंकि हमारी इनकम है तो इसलिए इसे तो हमें क्रेडिट करना ही है। ठीक है, बट डेबिट किसे करें? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को। तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, हम कहेंगे सैलरी अक्रियूड। सैलरी अक्रियूड, अक्रियूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू सैलरी 5,000। ठीक है, यानी कि मेरी सैलरी ड्यू है, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, जिस व्यक्ति से मिलनी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अक्रियूड, इसलिए ये हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया आपका। ठीक है जी, तो सैलरी अक्रियूड अकाउंट डेबिट टू सैलरी। पर अगर मुझे सैलरी मिल जाए एडवांस में, सैलरी रसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो मेरे पास कैश आ गया। अब ये सैलरी मेरी इनकम नहीं थी, तो मुझे सैलरी को क्रेडिट नहीं करना है। जब तक मेरा एक्सपेंडिचर या मेरी इनकम नहीं बनते हैं तब तक मुझे उनको रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे यहाँ पे शो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी भी मेरी इनकम नहीं है बट मुझे एडवांस में मिल रही है, तो मेरे पास कैश तो आ रहा है, बट इसको रिप्रेजेंट कर देंगे टू सैलरी received in advance। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर के लिए लिखा था पेड इन एडवांस के लिए प्री पेड लिखा था, बट जब इनकम की बात आती है तब हम रिसीव्ड इन एडवांस ही कहते हैं। तुम्हारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, इसका नरेशन आ जाएगा आपका बीइंग सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कोई एंट्री आपकी रह ना गई हो, छूट ना गई हो, जो मुझे बतानी है। हाँ, एक पॉइंट रहता है हमारा, हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी तो हमने रेंट की बात की थी। ठीक है, सपोज रेंट पेड फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, हमने लास्ट ईयर यानी आप इसे प्रीवियस ईयर भी कह सकते हो, मैंने पिछले साल का रेंट अब पे किया, इसका मतलब पिछले साल का मेरा आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल मैंने एंट्री की होगी रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं रेंट को तो डेबिट कर चुकी हूँ, अब ये मुझे आउटस्टैंडिंग जो मुझे रिसीव हो रहा है, जो मुझे रेंट है वो पिछले साल वाला रिसीव हो रहा है, तो मुझे इस आउटस्टैंडिंग को खत्म करना है, क्योंकि रेंट तो मेरा एक्सपेंडिचर था तो वो तो मैंने अपनी बुक्स में शो कर दिया है, बट ये जो आउटस्टैंडिंग है ये मेरी बुक्स में अभी भी प्रेजेंट है, मुझे इसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो अब क्योंकि मैं कैश पे कर रही हूँ तो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी पिछली बार हमने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया था, तो इस बार हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास सैलरी received फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल की सैलरी अब हमें मिल रही है, तो पिछले साल हमारी सैलरी अक्रियूड थी तो हमने उसे डेबिट किया था, अब हम क्या करेंगे, उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे,
हमारे पास आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अक्रूड, सैलरी अक्रूड। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसे पिछले साल के जो हमें लास्ट ईयर का यानी पास्ट का जो हमें अब मिल रहा है, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को ही यूज करते हैं। पिछले साल अगर हमने अकाउंट को क्रेडिट किया था तो इस बार हम उसे डेबिट कर देंगे, और अगर डेबिट किया था तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से जो हमें एडवांस मिला है ना बेटा, जो हमें एडवांस मिला है उसका भी आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा था रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2019, इसका मतलब ये 2018 की बात है। ठीक है, तो 2018 में मैंने एंट्री क्या की, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब 2019 में ये खर्चा मेरा 2019 का था, बट मैंने 2018 में उसका पेमेंट कर दिया, तो मुझे 2019 में ये खर्चा जो है यहाँ पे शो करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंट को डेबिट नहीं किया, हमने किसे डेबिट किया, प्रीपेड रेंट को। तो हमें प्रीपेड रेंट को खत्म करना है और हमारा एक्सपेंडिचर शो करना है। तो 2019 में हम ये एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। ठीक है, सिमिलरली रिसीव्ड की बात की थी, तो हमने 2018 में हमने एंट्री की, हमें कैश मिला, कैश टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। तो हम इसे रिवर्स करेंगे 2019 में, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस टू सैलरी। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए बेटा, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स या हमारी इनकम होती हैं वो हमेशा करंट ईयर में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, वो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स भी करंट ईयर के ही होने चाहिए। इसीलिए जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं या इनकम्स होती हैं, चाहे वो हुए हैं चाहे वो नहीं हुए, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, चाहे वो हम पे कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं, चाहे वो अक्रूड है, तो वो करंट ईयर में ही इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर इन एडवांस है तो करंट ईयर में तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में शो कर देंगे। लेकिन जब हम 2019 नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, जब का वो इनकम या एक्सपेंडिचर है, तो उस टाइम पे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ जी, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉस ऑफ गुड्स और कैश, लॉस ऑफ गुड्स और कैश बाय एक्सीडेंट और बाय थेफ्ट, बाय डैमेज, किसी भी तरीके से आपका अगर नुकसान होता है गुड्स का या फिर कैश का, लॉस ऑफ गुड्स और कैश बाय एक्सीडेंट, बाय थेफ्ट, बाय डैमेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, देखिए इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो गुड्स है हमने उनका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, और दूसरा ये है जब हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जब हमने गुड्स को इंश्योर नहीं कराया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ रुपीज 10,000 नॉट इंश्योर्ड, हमने उनका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ। ठीक है, और हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब हमारा पूरा का पूरा 10,000 का नुकसान हो गया, तो हम एंट्री करेंगे
लॉस बाय फायर, क्योंकि नुकसान है, लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि गुड्स हैं तो गुड्स तो हम लिखते नहीं है, तो हमने कहा था कि जब हम परचेज करेंगे तो हम परचेजेस लिखेंगे, जब हम सेल करेंगे तब सेल्स लिखेंगे। बट इन दोनों के अलावा कहीं भी गुड्स आ जाती हैं तो हम परचेज शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेजेस। ठीक है, हमारा 10,000 का पूरा नुकसान हो गया फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है, हमने इंश्योरेंस करा रखा है और कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, ठीक है, पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ ₹10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमें पैसा मिल जाएगा, मिला नहीं है बट मिल जाएगा। किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा 10,000 टू। अब हमारा लॉस तो हुआ ही है ना, स्टॉक तो गया ही है, टू परचेजेस अकाउंट 10,000। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे ये कहा जाता क्लेम एडमिटेड एंड पेड, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम पे कर दिया तो फिर यहाँ इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या आ जाएगा, कैश और बैंक। अगर चेक दिया है तो बैंक, और अगर कैश दिया है तो कैश टू परचेजेस। ठीक है जी। लेकिन अगर कंपनी ने सारा का सारा क्लेम नहीं दिया, कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कंपनी को ये पता चला कि नो डाउट आपका 10,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन आपने जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है वो सारी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ। आपके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ 8,000 रुपए देना है, 10,000 में से सिर्फ 8,000 का क्लेम देना है, यानी 8,000 का क्लेम एडमिट किया किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने। अब एडमिट किया है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपने पूरा लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। फिर मेरा लॉस भी हुआ है क्योंकि 10,000 है, 10,000 में से मुझे सिर्फ 8,000 मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब 2,000 का तो मेरा नुकसान हुआ है ना, तो वो मेरा कहाँ जाएगा, लॉस बाय फायर, 2,000 का। लेकिन मेरा स्टॉक कितने का गया, परचेजेस, मेरा स्टॉक कितने का गया, 10,000 का। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी ये 8,000 पे कर देती है तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी की जगह हम क्या लिख देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर चेक दिया तो बैंक, और अगर कैश पे किया तो कैश आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था आपका लॉस, लेकिन ये लॉस ऑफ गुड्स है। अगर आपके पास लॉस ऑफ कैश आ जाए, जैसे जुए में कैश हार गए, एम्प्लेसमेंट कर दिया, या फिर चोरी हो गया, आपके गले में से पैसा चोरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, बुक में से ले लेते हैं। स्टेटमेंट है जी, कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स, कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स ₹50,000 with the help of police, 20,000 रिकवर्ड। यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और 30,000 तो वो 50,000 में से खर्च चुका था, उसके पास सिर्फ 20,000 ही था जो आपका रिकवर हो गया। तो कैश के केस में जो हमें रिकवर हो गया वो हमें कहीं नहीं बताना है,
हमारा जो एक्चुअल नुकसान हुआ है हमें सिर्फ वही बताना है, हमारा नुकसान कितना का हुआ, 30,000 का। ठीक है, तो हमारा गया क्या, कैश, तो कैश। ठीक है, लॉस क्या हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि आपका चोरी हुआ है ना, आपका जो कैश है वो चोरी हुआ है, आपके गले में से चोरी हो गया। ठीक है, स्टोलन, स्टोलन मतलब थेफ्ट, तो क्या, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का नुकसान हुआ हमारा, 30,000 का। और कैश के केस में आपका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होता, क्योंकि कैश का कभी भी क्लेम नहीं कराया, पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की होती है, कभी भी कैश की नहीं होती है। तो इस तरह से हम हमारी गुड्स अगर लॉस्ट होती है, अगर बाय एक्सीडेंट है तो यहाँ पे लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर बाय फायर है तो बाय फायर लिखेंगे, अगर बाय डैमेज है तो बाय डैमेज लिखेंगे, बाय थेफ्ट है तो बाय थेफ्ट लिखेंगे, जो भी है लॉस बाय लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी का ट्रीटमेंट जो मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कि क्लेम अगर नहीं हुआ है तो पूरा लॉस है, अगर इंश्योरेंस हुआ है तो कंपनी ने एडमिट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, अगर उन्होंने पे कर दिया तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, अगर पूरा उन्होंने एडमिट नहीं किया, पार्शली एडमिट किया है तो पार्शली के लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, या फिर अगर पे किया तो कैश और बैंक आ जाएगा। और जितना एग्जैक्टली आपका लॉस हो गया जो आपको रिकवर नहीं होगा उसको लॉस बाय थेफ्ट डेबिट कर देंगे, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय डैमेज जो भी है डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंपाउंड एंट्री। जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, मोर देन वन ट्रांजैक्शंस हो on the same day, on the same day, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग एंट्री ना पास करके हम एक ही एंट्री पास करते हैं, जिसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। लेकिन सभी ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उन सब में एक आइटम ऐसा होना चाहिए जो सब में कॉमन हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जनवरी 31 रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। अब देखिए तीनों ही केसेस में एक तो डेट सेम है, 31 जनवरी को ये तीनों पे किए गए हैं और तीनों ही पे किए गए हैं, यानी तीनों के केस में हमारे पास से क्या गया है, कैश चला गया है। क्या गया है जी, कैश चला गया है। तो तीनों ही के केस में हमने कैश को क्रेडिट करना है और इन तीनों को क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमें अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, हम एक ही एंट्री में सारा काम कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000, 2,000, 1,000, ये आपका हो गया टोटल 8,000। ठीक है जी, नरेशन आ जाएगा आपका बीइंग रेंट, सैलरी एंड कमीशन पेड। ठीक है जी, इसी तरह से रसीद भी हो सकता है, तो तीनों के केस में कैश आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने गुड्स सेल की, ठीक है, हमने 50,000 की गुड्स वर्थ ₹50,000 sold to Mohan and he paid ₹20,000 on the spot.
ठीक है जी। यानी कि हमने मोहन को माल बेचा 50,000 का, लेकिन उसने ऑन द स्पॉट हमें कितना पेमेंट किया, 20,000 का। तो बाकी कितना बचा, 30,000 का पेंडिंग है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये हमें पैसे मिले नहीं, तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 20,000 का। ठीक है, 2 हमने गुड्स सेल की, 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स हमने सेल कितने की, 50,000 की, लेकिन कैश कितना आया, 20,000 का। इसका मतलब बाकी का जो पेंडिंग है हमारा 30,000, वो हमारा क्रेडिट बेसिस है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये दोनों एंट्रीज को अलग अलग करते, पहली एंट्री हम क्या करते, अगर हम पहले ये कहते कि हमने गुड्स सेल की मोहन को 30,000 की, ठीक है, तो हमारी एंट्री होती मोहन टू सेल्स 30,000। फिर हम कहते कि 20,000 की हमने कैश सेल कर दी, तो दूसरी एंट्री हम क्या करते, कैश टू सेल्स 20,000। अब देखिए दोनों में ही सेल्स कॉमन है और दोनों का ही डेट सेम है। ये भी 5 तारीख की एंट्री है, ये भी 5 तारीख की एंट्री है। ठीक है, दोनों में ही सेल कॉमन है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, मोहन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर भी तो हमने यही किया ना, कैश अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टोटल हमारा सेल हुआ 50,000 का, जिसमें से 20,000 का हमें कैश मिल गया, बाकी का 30,000 अभी हमारा क्रेडिट है जो बाद में मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, नाउ वी हैव अ लास्ट टॉपिक, ओपनिंग एंट्री। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सामान परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं हमारा सारा का सारा सामान जो है वो सेल हो जाएगा, जरूरी नहीं हमारा सारा का सारा सामान सेल हो जाएगा, हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बचेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास साल के एंड में है वो हमारा क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, और साल की शुरुआत में वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ गुड्स ही बचेंगी, बहुत कुछ बचता है, जैसे हमारे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, डेटर्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी हैं अभी, तो इनकी ओपनिंग एंट्री करनी है हमने। तो ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, हम ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको डेबिट कर देंगे, ऑल एसेट्स, उन सबको क्या करेंगे, डेबिट। टू ऑल लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास है कैश, डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है जी। तो कहते हैं ओपनिंग एंट्री कीजिए, पास द ओपनिंग एंट्री। अब हम ओपनिंग एंट्री पास कैसे करें, हमने क्या कहा, ऑल एसेट्स डेबिट। तो यहाँ पे एसेट कौन सी है, कैश एसेट है, डेटर्स एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, लेकिन जो क्रेडिटर्स है वो क्या हमारी लायबिलिटी है। तो पहले तो सभी एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब इन सबका अमाउंट डाल लेते हैं, 2,000, 5,000, 7,000, 20,000, 27,000, 13,000, 27 प्लस 3 30, 40,000। ठीक है जी, 2
क्रेडिटर्स, लायबिलिटी को हमने क्या करना है, टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है, टू ऑल लायबिलिटीज। तो टू क्रेडिटर्स कितने हमारे 20,000 के। लेकिन हमारा एक कंडीशन ये भी है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल एक इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 40,000 का टोटल आ रहा है, इन सब का टोटल हमारा 40,000 है, लेकिन क्रेडिट साइड में तो सिर्फ 20,000 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक चीज नहीं है। बिजनेस में हमेशा एक चीज होती है जो हमेशा रहती है, क्या, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया। ओनर ने क्या इन्वेस्ट किया, कैपिटल, ठीक है, तो वो बिजनेस में हमेशा रहती है। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर कैपिटल। अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर जो बैलेंस आएगा वो आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। अब मान लो आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन है 15,000 की, ठीक है, तो भी यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस आया, 20,000 प्लस 15,000 35,000। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन हो और क्रेडिट साइड में फिर भी डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, तो फिर आप यहाँ के जो डिफरेंस आएगा, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसे आप क्या कहोगे, कैपिटल रिजर्व। जितना डिफरेंस आएगा वो आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाए, सपोज यहाँ पर हमारा कैपिटल जो है वो होता 25,000 का, और ये हमें रिजर्व भी दिया होता 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना, 40,000। अब यहाँ पे हम क्या समझे कि हमारे पास क्या है, हम स्टॉक समझे, कैसे समझ लें, हमें क्या पता स्टॉक बचा है नहीं बचा। डेटर्स और समझ लें, पर कैसे, डेटर्स तो ऑलरेडी गिवन है। फर्नीचर, बिल्डिंग कैसे समझ लें, हम नहीं समझ सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो हम मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जो डिफरेंस आया, जो 10,000 का हमारा डिफरेंस आया इस तरफ में, वो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल हो सकती है। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो आप गुडविल को डेबिट करोगे, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट में डिफरेंस आता है और कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल आएगा। अगर कैपिटल भी गिवन है फिर भी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व होएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो दैट विल बी योर गुडविल ओनली। इसके अलावा और आप किसी भी एसेट को डेबिट कंसिडर नहीं कर सकते, आप सिर्फ रेपुटेशन को ही कंसिडर कर सकते हो, गुडविल को ही डेबिट में डिफरेंस में बैलेंसिंग फिगर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे जो जर्नल के टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिक्स होगा सब कुछ। अभी तक हमने टॉपिक वाइज किया है, लेकिन अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी उसमें आई विश कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिकल्स लेके आएंगे जर्नल एंट्रीज के, ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।